नमस्कार, मैं डॉक्टर राजू प्रसाद, हिंदी विभाग रामजयपाल कॉलेज छपरा। आज मैं प्रथम वर्ष हिंदी प्रतिष्ठा के छात्रों के लिए पृथ्वीराज रासो के ऊपर, उसकी प्रामाणिकता के ऊपर अपना व्याख्यान दे रहा हूँ। कवि चंद्र बरदाई रचित पृथ्वीराज रासो आदि काल का महत्वपूर्ण काव्य है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने जिन 12 ग्रंथों के आधार पर आदिकाल का नामकरण वीरगाथा काल के रूप में किया, उसमें यह भी एक आधार है। फिर भी यह एक हास्यास्पद बात हो जाती है कि यही शुक्ल जी आगे चलकर पृथ्वीराज रासो को अप्रमाणिक और पूर्णतः जाली कह डालते हैं। कोई भी साहित्यिक कृति इतिहास बन जाए या उसकी महानता है, कोई भी साहित्यिक कृति इतिहास बन जाए यह उसकी महानता है, पर उसमें ऐतिहासिक तथ्यों को खोजना मानसिक व्यायाम के अलावा और कुछ नहीं है। महाभारत जो प्रसिद्ध महाकाव्य है, प्रबंध काव्य है, भारत का आदि काव्य है माना जाता है, वह भी जय भारत और महाभारत के रूप में प्राप्त होता है। वाल्मीकि रामायण में भी प्रक्षिप्त अंश मिलते हैं। यहाँ तक कि हिंदू धर्म का अपत्य और अपवाद तुलसीदास कृत रामचरितमानस में भी लव कुश कांड प्रक्षिप्त है। तब क्यों इन्हें जाली नहीं माना जाए? पृथ्वीराज रासो को ही क्यों जाली माना जाए? वैसे पृथ्वीराज रासो की 4 विभिन्न आकार वाली पांडुलिपियां प्राप्त होती हैं, जिनमें प्रक्षिप्तताओं के इतर और किसी प्रकार का रद्दोबदल प्राप्त नहीं होता। जबकि दूसरी तरफ जयानकृत पृथ्वीराज विजय संस्कृत काव्य, जिस पर राज तरंगनी के रचयिता की टिप्पणी भी है कि एकमात्र उपलब्ध प्रति जो डॉक्टर बुलर को कश्मीर में मिली थी, वो ही सही क्यों माना जाए? ध्यातव्य है कि पृथ्वीराज रासो अपभ्रंश का काव्य है। रासो नाटक है, अतः सत्य के निकट विजय अवश्य हो सकता है। रही बात जयानक की और चंद्र बरदाई की, तो या तो दोनों पृथ्वीराज रासो के दरबारी कवि रहे हों या कोई एक जिनके दोनों नाम चलते हों। जैसे विद्यापति के संस्कृत ग्रंथों में उनका नाम अभिनय जयदेव था। या तीसरी संभावना यह है कि दोनों परवर्ती रचनाकार हों। दूसरी संभावना ही अधिक ठीक जचती है, क्योंकि दोनों ग्रंथों का ऐतिहासिक महत्व है। अगर परवर्ती मान लें तो संस्कृत में रचना प्रायः बंद हो चुकी थी। व्यक्ति इस संभावना को मान लेने पर कि दोनों पुस्तकें एक ही व्यक्ति की हैं, सारी अटकलबाजी समाप्त हो जाती है। संस्कृत सामान्य जन की पहुंच से दूर होने के कारण प्रक्षिप्तता से बची रह गई, जबकि पृथ्वीराज रासो लोक भाषा में लिखित होने के कारण प्रक्षिप्तता की चपेट में आ गया। रामचंद्र शुक्ल के अनुसार चंद हिंदी के प्रथम महाकवि माने जाते हैं और इनका पृथ्वीराज रासो हिंदी का प्रथम महाकवि। चंद या चंद्र बरदाई पृथ्वीराज के सामंत और राजकवि थे। महामहोपाध्याय हरप्रसाद शास्त्री के अनुसार इनका जन्म लाहौर में 1168 ईस्वी में हुआ था। पृथ्वीराज और चंद्र बरदाई एक ही दिन पैदा हुए ऐसा माना जाता है, और मरे भी ऐसा यह भी विदित है। पृथ्वीराज रासो का एक बृहद संस्करण उदयपुर संग्रहालय में सुरक्षित हस्तलिखित प्रतियों के आधार पर नागरिक प्रचारणी सभा द्वारा प्रकाशित हुआ है। इसमें 69 समय अर्थात खंड तथा 16,306 छंद हैं। दूसरे संस्करण में 7,000 छंद हैं। तीसरे लघु संस्करण में 3500 छंद हैं और 19 समय हैं। चौथा संस्करण सबसे छोटा है, जिनमें 1300 छंद हैं। डॉक्टर दशरथ शर्मा इसी को मूल रासो मानते हैं। पृथ्वीराज रासो के प्राप्त इन संस्करणों के कारण ही इसकी प्रामाणिकता पर संदेह किया जाने लगा है।
रासों की प्रामाणिकता को लेकर 3 दल बने हुए हैं। एक, श्री मुरारी दीन, कविराज, श्यामल दास, डॉक्टर बुलर, डॉक्टर गौरी शंकर, आचार्य शुक्ल, डॉक्टर राम कुमार वर्मा। इन्होंने घटना, काल और भाषा के आधार पर इसे अप्रमाणिक घोषित किया है। दूसरे दल में डॉक्टर श्याम सुंदर दास, मिश्र बंधु, मथुरा प्रसाद दीक्षित, मोहन लाल, विष्णुलाल पंड्या, मोतीलाल मेनारिया आदि ने प्रक्षिप्तताओं को स्वीकार करते हुए भी इसे प्रमाणिक माना है। तीसरा दल मध्यमार्गी है, यह अर्ध प्रमाणिक मानता है। डॉक्टर सुनीति कुमार चाटुर्य, मुनिजीन विजय, अगरचंद नाहटा, डॉक्टर दशरथ शर्मा, कविराज मोहन सिंह और डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी इस समूह के प्रतिनिधि आलोचक हैं, जिनका मानना है कि यह अर्ध प्रमाणिक है। नरोत्तम स्वामी सरीखे कुछ विद्वान हैं जो रासों को चंद्रकृत नहीं मानते, पर चंद्र को पृथ्वीराज का समकालीन मानते हैं। अप्रामाणिकता के कतिपय कारण, किस कारण से इसे अप्रामाणिक माना जाता है, विद्वानों ने उसके कारणों का उल्लेख करते हुए बताया है कि जैसे कविराज श्यामल चंद के अनुसार पृथ्वीराज रासु कुटनिका या बेलदा के चौहाना आश्रित भाट की रचना है। डॉक्टर बुलर 1030 तथा 1226 के शिलालेखों के आधार पर पृथ्वीराज विजय का कवि या लेखक जय नायक पृथ्वीराज का समकालीन राज कवि था, न कि चंद्र बरदाई। पृथ्वीराज विजय में पृथ्वीराज के पिता अरुणोराज और माता कांचन देवी थी। डॉक्टर गौरी शंकर हीरानंद ओझा के मतानुसार चौहान सूर्यवंशी कहे जाते हैं, अग्निवंशी नहीं। रासों में प्राप्त चौहानों की वंशावली में से केवल 7 नाम ही मेल खाते हैं। पृथ्वीराज की 14 शादियां 36 वर्षों के अंदर हुई, यह भी इतिहास सम्मत नहीं है। भाषा 16वीं सदी के जान की पड़ती है। इनके अनुसार इस पृथ्वीराज की रासों की भाषा 16वीं सदी की है। रामचंद्र शुक्ल के अनुसार अधिक संभव जान पड़ता है कि पृथ्वीराज के पुत्र गोविंद राज या उसके भाई हरिराज अथवा दोनों में से किसी एक के वंशज के यहाँ चंद नाम का कोई भाट कभी रहा हो और उसी ने पृथ्वीराज की वीरता का कुछ वर्णन किया हो और पीछे भट्ट भणंत तैयार किया गया हो। भाषा की कसौटी पर कसने पर और भी निराश होना पड़ता है, क्योंकि वह बिल्कुल बेठिकाने है। उसमें व्याकरण आदि की कोई व्यवस्था नहीं है। डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने ऐतिहासिक व्यक्तियों के नाम में उलटफेर, तिथियों की अशुद्धता, अरबी फारसी शब्दों का प्रयोग एवं भाषा की विभिन्न कालीन विषमता के आधार पर पृथ्वीराज रासु को जाली ठहराया है। ओझा जी के अनुसार पृथ्वीराज जब जयचंद की शत्रुता और संयुक्ता स्वयंवर अनैतिहासिक घटनाएं हैं। साहबुद्दीन का मृत्यु संबंध वर्णन भी पूरी कल्पना पर ही आधारित है। इतिहास में माना गया है कि गोरी की मृत्यु पृथ्वीराज के द्वारा नहीं बल्कि गख्खरों के द्वारा सन 1263 विक्रम संवत में हुई। पृथ्वीराज रासों में आगत संवत अशुद्ध है और शिलालेखों और इतिहास के ग्रंथों से मिलाने पर उनमें बहुत अंतर प्रतीत होता है। रासों के अनुसार पृथ्वीराज का काल 1115 से 1158 है, जबकि इतिहास के अनुसार 1220 से 1248 तक है। आबू पर भीम चालुक्य का आक्रमण और शहाबुद्दीन के साथ युद्ध की तिथियां भी अशुद्ध हैं। शहाबुद्दीन गोरी का मृत्यु संबत भी इतिहास सम्मत नहीं है। पृथ्वीराज रासों में अरबी फारसी के शब्दों की अधिकता सी है और लगभग 10% से अधिक शब्द ऐसे हैं जिनका व्यवहार चंद के समय नहीं होता था। भाषा अनुस्वारांत है, शब्दों में पूर्णता है और उसमें स्थिरता का अभाव है तथा शब्द स्वरूपावली और नए पुराने ढंगों की विभक्तियां बहुत अधिक हैं। डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा भाषिक आधार पर ही रासों को 16वीं सदी की मानते हैं, प्रामाणिकता के पक्षधर हैं। जो विद्वान, जो आलोचक रासों की प्रामाणिकता के पक्षधर हैं, उनमें डॉक्टर हजारी प्रसाद,
प्रमुख हैं, उनका मानना है कि अब यह मान लेने में किसी को आपत्ति नहीं है कि रासो एकदम से जाली नहीं है। उसमें बहुत अधिक प्रवेश होने से उसका मूल विकृत जरूर हो गया है, पर इस विशाल ग्रंथ में कुछ सार भी अवश्य है। रासो के काल वैषम्य को पंडित मोहनलाल विष्णुलाल पंड्या ने आनंद संवत की कल्पना की है, जो विक्रम संवत से 90 वर्ष घटाने पर ठीक प्राप्त होती है। डॉक्टर दशरथ शर्मा ने बीकानेर फोर्ट लाइब्रेरी से कुछ छोटी प्रतियों की प्राप्ति के बाद कहा कि इनमें भी राजपूतों की आबू से अग्निकुंड से उत्पत्ति का उल्लेख नहीं मिलता, और केवल इतना ही कहा गया है कि ब्रह्म के यज्ञ से वीर चौहान माणिक उत्पन्न हुआ था। जिन विशिष्ट घटनाओं को पृथ्वीराज विजय में पाकर और आधार बनाकर ओझा जी ने अप्रमाणिक कहा है, वैसी घटनाओं का उल्लेख इन लघु प्रतियों में भी नहीं है। संयोगिता स्वयंवर के संबंध में भी डॉक्टर दशरथ शर्मा ने शोधोपरांत संयोगिता स्वयंवर की कथा को ऐतिहासिक सिद्ध किया है। उन्हें रासो के कतिपय वृत्तांतों के ऐतिहासिक सिद्ध करने में भी सफलता मिली है। मुनि जिन विजय के पास चंद्रवरदायी कृत 4 छप्पे हैं। इनका कहना है कि रासो का मूल रूप लघुतम था और भाषा अपभ्रंश थी। इसी आधार पर रासो का रचना काल भी संवत 1250 माना गया है। भाषा पर सोचते हुए प्रामाणिकता के पक्षधर विद्वानों ने कहा है कि उस समय मुसलमानों के आक्रमण आरंभ हो गए थे, अतः लाहौर का निवासी होने के कारण चंद की भाषा में भी उन शब्दों का प्रयोग अस्वाभाविक नहीं है। जान पड़ता है यदि अरबी फारसी के शब्दों के आधार पर ही रासो को अप्रमाणिक कहा जाता है, तो फिर सूर और तुलसी का काव्य भी अप्रमाणिक ही है। मिश्र बंधुओं के मत से यदि भाषा के नवीन रूप रासो की अर्वाचीनता स्वीकार करते हैं, तो प्राचीन रूप उसकी प्राचीनता भी स्वीकार करते हैं, और इन प्रक्षिप्त अंशों के कारण ही भाषा की शब्द रूपावली में अर्वाचीनता सी दिख पड़ती है। अन्यथा रासो का वास्तविक रूप प्राचीन ही है। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी के शोध परिणाम भी प्रामाणिकता के ही पक्षधर हैं। द्विवेदी जी ने आरंभिक अंग, इक्षिणी विवाह, शशिव्रता का गंधर्व विवाह, तोमर परमार का सहमुद्दीन को पकड़ना, संयोगिता का जन्म विवाह तथा इक्षिणी और संयोगिता की प्रतिद्वंदिता और समझौता नामक प्रसंगों को सर्वथा प्रमाणिक माना है। उनके शब्द हैं, यद्यपि रासो में प्रक्षिप्त अंश बहुत हैं, तथापि इसमें चंद के कुछ न कुछ वचन अवश्य हैं जो काफी पुराने हैं। अब इस विषय में किसी को कोई संदेह नहीं रह गया है कि चंद नामक कोई कवि पृथ्वीराज के दरबार में अवश्य थे और उन्होंने ही ग्रंथ भी लिखा था। पृथ्वीराज रासो काव्य के रूप में ऐतिहासिक प्रमाणों कसौटियों पर भले या विवादास्पद हो, लेकिन एक काव्य के रूप में पृथ्वीराज रासो एक महान रचना है। आइए पृथ्वीराज रासो को काव्य के रूप में देखें। पृथ्वीराज रासो चंद्रवरदायी कृत हिंदी साहित्य का आदि महाकाव्य है, जिसमें मानव चेतना की अनुभूति की सुंदर अभिव्यक्ति मिलती है। यही कारण है कि इस ग्रंथ में कला के दोनों पक्ष, भाव पक्ष और कला पक्ष दोनों का सुंदर वर्णन मिलता है। सर्वश्रेष्ठ काव्य में प्रेम और सौंदर्य का सामंजस्य होता है। पृथ्वीराज रासो में प्रेम और सौंदर्य के उद्बोधन के लिए 9 रसों का मार्मिक चित्रण प्रस्तुत किया गया है। ग्रंथ के आदि पर्व समय में ही, पर्व को यहाँ समय भी कहा जाता है, संकेत प्राप्त होता है। उक्ति धर्म विशालस्य राजनीति नवम रसम खट भाषा पुराणांच पुराणम कथितम मया। इस महाकाव्य में भारत के हिंदू सम्राट पृथ्वीराज चौहान के वीरतापूर्ण आदर्श एवं दर्प की कथा 69 समयों सर्गों में वर्णित है। उसमें उनके जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत संघर्ष एवं युद्ध की कहानी है। अतः मूलतः यह वीर रस प्रधान काव्य है और इसमें तत्कालीन आदर्श वीरत्व का सुंदर चित्रण है। वीर रस के साथ ही श्रृंगार के दोनों रूपों संयोग और वियोग का भी वर्णन है। 9 रसों की एक साथ सुंदर व्यंजना समय सर्ग 12 में 358, 359 और 360 संख्या के छंद करते हैं। पृथ्वीराज रासो में अलंकारों का स्वाभाविक प्रयोग मिलता है।
इसमें प्रयुक्त अलंकार भाव, सौंदर्य और अभिव्यक्ति कौशल का प्रतिनिधित्व करते हैं। शब्दालंकारों में अनुप्रास एवं अर्थालंकारों में उत्प्रेक्षा का बाहुल्य है। वैसे सभी अलंकारों का यथारूप प्रयोग भी मिलता है। पृथ्वीराज के छंदों के बारे में डॉक्टर नामवर सिंह कहते हैं, वस्तुतः हिंदी में चंद को छंदों का राजा कहा जाना चाहिए। भाव भंगिमा के साथ साथ दनादन भाषा नए छंदों की गति धारण करती चलती है और विशेषता यह है कि बल खाती हुई नदी में बहते हुए चित्त में सहज ही आत्मविस्मृति का ऐसा सुख अन्यत्र कहीं नहीं मिलता। रासों में एक ही साथ संस्कृत, प्राकृत तथा अपभ्रंश की छंद परंपरा के पुनर्जीवन तथा हिंदी के नूतन छंद संगीत के सूत्रपात की संधि बेला है। इन तमाम छंद संगठन में भी रासों का अपना हिंदी का व्योचित संगीत सर्वोपरि है। पृथ्वीराज रासों में भाव, रस एवं पात्र अनुसार भाषा का प्रयोग सर्वत्र उपलब्ध है। इसकी भाषा तथा काव्य के संबंध में डॉक्टर विपिन बिहारी त्रिवेदी कहते हैं, सफल छंदों की विराट पृष्ठभूमि हिंदी, गुजराती और राजस्थानी भाषाओं की संक्रांतिकालीन रचना, गौड़ीय भाषाओं की अभिसंधि तथा उत्कृष्ट निदर्शन, समकालीन युग का सांस्कृतिक प्रमाण, उत्तर भारत का आर्थिक मानचित्र, विभिन्न मतावलंबियों के दार्शनिक तत्वों का आख्याता तथा मानव की चित्त वृत्तियों का मनोवैज्ञानिक विश्लेषक, यह अपने ढंग का अप्रतिम महाकाव्य है, परंतु हिंदी रचनाओं में सबसे अधिक विवादग्रस्त भी है। धन्यवाद।